नमस्कार दोस्तों, जिज्ञासा ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, काकतीय राजवंश के उदय और बस्तर में इसकी स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के कोई पुत्र न होने के कारण उनके छोटे भाई अन्नम देव उनके उत्तराधिकारी बने। दूसरा कथन है, अन्नम देव ने 1324 ईस्वी में छिंदक नागवंशी राजा हरिश्चंद्र देव को पराजित कर मंधोता में काकतीय वंश की स्थापना की। तीसरा कथन है, हल्बी, भत्री और मिश्रित लोकगीतों में अन्नम देव को चालकी वंश राजा कहा गया है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो तीनों कथन है वो सही है। प्रताप रुद्रदेव के पुत्रहीन होने के कारण उनके भाई अन्नम देव उत्तराधिकारी बने। उन्होंने 1324 ईस्वी में नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव को हराकर मंधोता में काकतीय साम्राज्य की नींव रखी और लोकगीतों में उन्हें चालकी वंश राजा पुकारा गया। अतः सभी कथन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राजा अन्नम देव के सैन्य अभियानों और प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भोपालपट्टनम पहला स्थान है जहां से अन्नम देव का सैन्य अभियान प्रारंभ हुआ और यह बस्तर क्षेत्र की पहली जमींदारी बनी। दूसरा कथन है, अन्नम देव ने अपने विश्वास पात्र नाहर सिंह पामभोई को भोपालपट्टनम का जागीरदार बनाया, जिन्हें बस्तर का पहला जागीरदार होने का श्रेय प्राप्त है। तीसरा कथन है, भैरमगढ़ के युद्ध में विजय के पश्चात अन्नम देव ने हल्बा जाति के एक आदिवासी सरदार को भैरमगढ़ का जागीरदार नियुक्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कथन 1, 2 और 3 जो है सही है। अन्नम देव का सैन्य अभियान भोपालपट्टनम से शुरू हुआ, जो पहली जागीरदारी बनी। उन्होंने नाहर सिंह पामभोई को प्रथम जागीरदार बनाया। भैरमगढ़ विजय के बाद उन्होंने एक हल्बा आदिवासी सरदार को जागीरदार नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, काकतीय शासक हरपाल देव, दिक्पाल देव और राजपाल देव के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजा हरपाल देव ने नौरंगपुर के विजय अभियान के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रथम शिलालेख अंकित करवाया था। दूसरा कथन है, राजा दिक्पाल देव ने नौरंगपुर विजय की स्मृति को बनाए रखने के लिए बस्तर दशहरा पर्व पर धनुकांडिया यानी वानर सेना व्यवस्था की शुरुआत की। तीसरा कथन है कि राजा राजपाल देव ने मुसलमानों के आक्रमण से रक्षा करने वाले ब्राह्मण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपना स्वयं का अत्रि गोत्र बदलकर ब्राह्मण का कश्यप गोत्र बना लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त तीनों कथन जो है सही है। हरपाल देव ने प्रथम छत्तीसगढ़ी शिलालेख खुदवाया। दिक्पाल देव ने नौरंगपुर विजय की याद में दशहरा में धनुकांडिया प्रथा जोड़ी। राजपाल देव ने प्राण बचाने वाले ब्राह्मण के सम्मान में अपना अत्रि गोत्र त्याग कर कश्यप गोत्र अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बस्तर के प्रसिद्ध हल्बा विद्रोह 1774 से 1777 ईस्वी के कारणों और घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह विद्रोह बस्तर के उत्तराधिकार संघर्ष का परिणाम था, जो दलपत देव की बड़ी रानी के पुत्र दरिया देव और पटरानी के पुत्र अजमेर सिंह के मध्य लड़ा गया। दूसरा कथन है, इस विद्रोह में हल्बा आदिवासियों ने अजमेर सिंह का पुरजोर समर्थन किया, क्योंकि युवावस्था में डोंगर क्षेत्र का अधिकारी रहने के कारण वे अजमेर सिंह को ही अपना वास्तविक राजा मानते थे। तीसरा कथन है,
अजमेर सिंह की माता कांकेर के राजा की पुत्री थी और कांकेर के राज सिंहासन पर बैठते समय राजा का पहला टीका हलवा आदिवासी ही करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन जो है सही है। हलवा विद्रोह पारिवारिक उत्तराधिकार संघर्ष था। हलवाओं का अजमेर सिंह के प्रति गहरा लगाव था क्योंकि उन्होंने डोंगर में उनका नेतृत्व किया था और कांके राजवंश में भी पहला राज तिलक हलवा आदिवासियों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोटपाड़ की संधि 1778 ईस्वी में और बस्तर में मराठा प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हलवा विद्रोह की समाप्ति के बाद बस्तर के राजा दरियादेव ने 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत मराठा भोसलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और जयपुर के राजा को कोटपाड़ परगना सौंपना पड़ा। दूसरा कथन है इस संधि के अनुसार बस्तर राजा के पास कोटपाड़ परगने से महादान नामक कर वसूलने का अधिकार सुरक्षित था, जो व्यापारिक माल से लदी प्रति 100 बैलगाड़ियों पर ₹25 दे होता था। तीसरा कथन है इस संधि के परिणाम स्वरूप ही बस्तर क्षेत्र औपचारिक रूप से छत्तीसगढ़ का अंग बन गया और वर्ष 1795 में कैप्टन ब्लंट के बस्तर आगमन पर भोपालपट्टनम के आदिवासियों का तीव्र विद्रोह हुआ। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2 और 3 सही है। दरियादेव ने मराठों और जयपुर के सहयोग से अजमेर सिंह को हराया और कोटपाड़ संधि की। संधि से बस्तर छत्तीसगढ़ का हिस्सा बना। इसके तहत जयपुर परगना मिला, परंतु दरियादेव को बैलगाड़ियों पर महादान कर वसूलने का अधिकार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजी राज्य और बस्तर के मध्य हुई 1819 ईस्वी की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 30 मार्च 1819 को नागपुर और बस्तर के मध्य एक इकरारनामा हुआ, जिस पर नागपुर राजा की ओर से मिस्टर एगन्यू ने तथा बस्तर राजा की ओर से नारायण व कासिर सिंह दाढ़ ने हस्ताक्षर किए। दूसरा कथन है संधि के अनुसार बस्तर राजा महिपाल देव और उनके उत्तराधिकारी 3 किस्तों में 5000 नागपुरी रुपए नागपुर राजा को टकोली के रूप में देने के लिए आबद्ध हुए। तीसरा कथन है इस इकरारनामे के तहत यह तय हुआ कि जब तक कोटपाड़ परगना बस्तर से अलग रहेगा तब तक बस्तर राजा को टकोली में 1000 रुपए की छूट प्राप्त रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन जो है सही हैं। मराठों के बाद अंग्रेजों ने संबंध परिभाषित करने हेतु 30 मार्च 1819 को संधि की। इसमें 5000 टकोली निर्धारित की गई, जिसमें से कोटपाड़ परगने के बस्तर से पृथक रहने का 1000 रुपए की वार्षिक छूट का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राजा भैरमदेव के शासनकाल अर्थात 1853 से 1891 ईस्वी में हुए कोटपाड़ विवाद और प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वर्ष 1863 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह निर्णय दिया गया कि कोटपाड़ परगना जयपुर राजा के पास ही रहेगा और इसके एवज में जयपुर राजा बस्तर को 3000 वार्षिक कर देगा। दूसरा कथन है भैरमदेव के शासनकाल में वर्ष 1886 ईस्वी में बस्तर में पहली बार प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई तथा जगदलपुर में हिंदी, उड़िया व अरबी माध्यम के 3 स्कूल खोले गए। तीसरा कथन है बस्तर में नरबली प्रथा की जांच के दौरान दंतेश्वरी मंदिर के पास रायपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट द्वारा खुदाई की गई थी, जिसके कारण राजा भैरमदेव को जांच अवधि तक रियासत से बाहर रायपुर में रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2 और 3 जो है सही है। 1863 में कोटपाड़ विवाद सुलझाकर बस्तर को ₹3000 वार्षिक मिलना तय हुआ। 1886 में बस्तर में बहुभाषी प्राथमिक शिक्षा की नींव पड़ी। नरबली के आरोपों के जांच के दौरान राजा भैरमदेव को रायपुर में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, बस्तर के जनजातीय विद्रोहों, रानी चोरिस विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह और कोई विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रानी चोरिस का विद्रोह 1878 से 1882 ईस्वी राजा भैरम देव द्वारा ब्रिटिश अधिकारी फ्रेजर के कहने पर एक मुस्लिम महिला नवाबाई से विवाह करने के विरोध में उनकी बड़ी रानी जुगराज कुंवर द्वारा किया गया था। दूसरा कथन है, लिंगागिरी विद्रोह 1856 ईस्वी को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है, जिसका नेतृत्व ध्रुवा राम माड़िया ने किया था और उन्हें बस्तर का दूसरा शहीद माना जाता है। तीसरा कथन है, कोई विद्रोह 1859 ईस्वी साल वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए हुआ था, जिसमें एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर का नारा दिया गया था तथा इसके ब्रिटिश दमनकर्ता कैप्टन पेवे थे। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। कथन 3 गलत इसलिए है क्योंकि कोई विद्रोह 1859 के दमनकर्ता कैप्टन पेवे नहीं थे। पेवे ने 1824 से 25 में परलकोट विद्रोह का दमन किया था। कोई विद्रोह में ब्रिटिश प्रशासक ग्लासफर्ड ने आदिवासियों की मांगे स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, काकतीय शासक दलपत देव और अजमेर सिंह के प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, काकतीय राजा दलपत देव ने 1770 ईस्वी में अपनी राजधानी चक्रकोट से जगदलपुर स्थानांतरित की थी और वहां दलपत सागर झील का निर्माण करवाया था। दूसरा कथन है, बंजारों द्वारा बस्तर में नमक और गुड़ के बदले वनोपज का वस्तु विनिमय दलपत देव के शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था, जिसका उल्लेख यूरोपीय यात्री जेटी ब्लंट ने अपने यात्रा वृत्तांत 1795 ईस्वी में किया है। तीसरा कथन है, अजमेर सिंह, जिन्हें क्रांति का मसीहा कहा जाता है, दलपत देव के पटानी या पटरानी के पुत्र थे और शासक बनने से पूर्व डोंगर क्षेत्र में अधिकारी पद पर नियुक्त थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही है और कथन 1 गलत है, क्योंकि दलपत देव ने अपनी राजधानी जगदुम्हार से जगदलपुर स्थानांतरित की थी, न कि चक्रकोट से। चक्रकोट से बस्तर राजधानी का स्थानांतर दिक्पाल देव ने किया था। ठीक है, इसलिए कथन 2 और 3 जो है सही है और कथन 1 जो है आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बस्तर के प्रसिद्ध मुड़िया विद्रोह 1876 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस विद्रोह का मूल कारण दीवान गोपीनाथ कपड़दार द्वारा बस्तर रियासत में जारी की गई अन्यायपूर्ण ठेकेदारी व्यवस्था थी तथा इसका प्रतीक चिन्ह आम की टहनी था। दूसरा कथन है, विद्रोहियों ने 2 मार्च 1876 को काला दिवस के रूप में मनाया था और इसके परिणाम स्वरूप सिरोंचा के कमिश्नर मैक जॉर्ज ने आदिवासियों के असंतोष को शांत करने के लिए जगदलपुर में मुड़िया दरबार का आयोजन करवाया था। तीसरा कथन है, इस संघर्ष के दौरान भूपाल की घटना तात्कालिक कारण बनी, जिसमें आदिवासियों की एक सूत्री मांग थी कि दीवान गोपीनाथ कपड़दार और मुंशी आदि प्रसाद को बस्तर से निष्कासित किया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 2 और 3 जो है सही है। मुड़िया विद्रोह दीवान गोपीनाथ कपड़दार के अत्याचारों और ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध हुआ था। इसमें आदिवासियों की प्रमुख मांग दीवान का निष्कासन था। मैक जॉर्ज ने समझौता कराने हेतु ऐतिहासिक मुड़िया दरबार का आयोजन करवाया था। तो आई होप सो आपको ये छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित जो एमसीक्यू वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।